मर्जिया आई गेस मैंने ऑन कर दी है. Okay, so anyone else apart from Marzia who is recording today's lecture? मर्जिया यार, फिर whenever you get some time तो फिर वो WhatsApp ग्रुप पे बाकी लोगों के लिए लिंक शेयर कर देना. Can you do that please? Whenever you get some time. Aisha, they'll start from tomorrow, beta. So their class will be on Sunday. No issues, yaar. So यार थोड़ा सा और रुक जाओ. Let the rest of the students join in. फिर start करता हूँ. हाँ एडम, ट्राई करता हूँ कि यार हो जाए. होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह. एटलीस्ट मेजर पोर्शन तो हो जाएगा. द फॉर्मूलाज एंड स्टफ. स्टूडेंट्स ज्वाइन इन करते जाएंगे. तो यार आज वाली क्लास के अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट करना है. ठीक है. So the third topic, which is basically oscillations, also referred to by the term simple harmonic motion. तो उससे स्टार्ट कर लेते हैं. So यार पहला काम तो ये करना है. रोहिल ने लिखा है MGH. यार मुझे आगे समझ नहीं आया. रोहिल आपने क्या लिखा है? हाँ, मैं उसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करूंगा शायद आज.
उसके अंदर वो MGH का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। लेकिन बेसिकली जो O लेवल्स में किया था ना MGH, और रोहिल जो AS में किया था, बस उसी का यूज था। तो ग्रेविटेशन के अंदर तो हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा था, विच वाज phi into m। ठीक है रोहिल, तो प्रोसीड करूं? ठीक है। सो यार ऑसिलेशंस की वर्किंग स्टार्ट करनी है। So this is referred to either by the term oscillations or by the term simple harmonic motion, which is the third topic. तो यार पहले तो as a side note मुझे एक basic idea differentiation का देना है। So for those of you who have done ADMAth, उनको probably शायद याद भी होगा, और यार जिन लोगों ने ADMAth नहीं किया तो I guess उनको ये differentiation का काम अपने किसी friend के साथ कर लीजिएगा। तो मैं जरा क्विकली थोड़ा सा differentiation का baseline idea आपको recap करा दूं, क्योंकि ये मुझे इस टॉपिक में आगे चाहिए होगा। सजेशन देना है तो प्लीज बताते भी जाइएगा। So if you are asked to differentiate the function y is equal to 2 sin x, तो ये O levels के एडमैथ्स में किया था, इसका रिजल्ट आपके पास बन जाता था। I'll need these results in a while, hence मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट आपका dy by dx का बन जाता था। साइन की डिफरेंशिएशन इफ यू रिकॉल वाज cos x, तो आपका ये रिजल्ट आपके पास 2 cos x आ जाता था। अच्छा, सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, तो जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो y is equal to 2 sin 3x. So if you recall, मैथ्स में इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे, dy by dx is equal to, याद हो तो जरा सजेशन भी साथ साथ देते जाइएगा। इसका रिजल्ट ये बनता था 2 साइन की डिफरेंशिएशन becomes cos, so 2 cos 3x and then further multiplied by 3। तो ये फाइनल आंसर अगर आपको याद हो सिंस O लेवल्स, तो आप लोग इस वाले रिजल्ट को वर्कआउट करके निकालते थे इन द फॉर्म ऑफ 6 cos 3x। ये सेकंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, ज्यादा लोग जिन्होंने एडमैथ्स की हुई है पॉसिबली उनको शायद ये वाले रिजल्ट्स याद भी होंगे। और एक थर्ड वाला रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो इफ यू आर आस्क्ड टू अप्लाई द सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस थर्ड रिजल्ट, तो इसका ये बनेगा dx अपॉन dt x नॉट, साइन का रिजल्ट बन जाएगा cos wt, फिर फर्दर मल्टीप्लाइड बाय w, एंड इफ यू सिंप्लीफाई तो आपका फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने एडमैथ्स की हुई है ना ओ लेवल्स के अंदर, आई गेस वो लोग कम से कम इन तीनों रिजल्ट्स के साथ कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं जरा कॉस वाले रिजल्ट्स की भी वर्किंग करा दूं। सो फर्स्ट रिजल्ट देख लेना। सो इफ यू आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो वंस अगेन एडमैथ्स वालों को शायद याद होगा, कॉस की डिफरेंशिएशन यूज्ड टू बी माइनस साइन, तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा -3 sin x। सेकंड वाले का एनी सजेशंस फॉर द सेकंड वन के क्या रिजल्ट आना चाहिए? किसी को याद हो तो जरा सजेस्ट करना, मैं भी साथ साथ लिखता जा रहा हूं। सो दिस रिजल्ट विल बी dy upon dx -4 sin 2x multiplied by 2। तो यार ये वाला रिजल्ट आपका आ जाएगा एज -8 sin 2x। ठीक है, हम होपिंग कि आपको रिजल्ट थोड़े बहुत याद होंगे जी। और बिल्कुल वैसे ही जो लास्ट वाला फंक्शन है, इसकी भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट लिख लूं, क्योंकि ये सारे आंसर्स फिर आगे चाहिए होंगे, तो माइट एज वेल अभी लिख लूं। तो दिस विल बी dx upon dt again cos का रिजल्ट इज गोइंग टू बी sin wt, then further multiplied by w being a constant। तो यार आपका ये रिजल्ट वर्कआउट करके इस फॉर्म में आ जाता था। सो ओ लेवल्स के अंदर, फॉर दोज ऑफ यू हु डिड एड मैथ,
उन्होंने ये डिफरेंशिएशन की वर्किंग करी हुई थी. तो सिंस इन द टॉपिक ऑफ SHM थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया चाहिए होगा. तो एज अ साइड नोट, I've done 3 examples for sine function, and likewise I've done 3 examples for cos functions. ईमान ने लिखा हुआ है, why would it be negative? So ईमान साइड पे लिख लेता हूँ. Sine की differentiation is cos x ईमान, and cos की differentiation is minus sin x. Consequently ईमान वो negative sign आ रहा है. ठीक है यार? No issues. All right. So keeping this factor into consideration, अब आगे की वर्किंग करते हैं. तो पहले बेसिक स्टेटमेंट्स देख लेना. मैं रीड भी साथ साथ करते जा रहा हूं, आप स्टेटमेंट्स को फॉलो थ्रू भी कर लो. So in physics, oscillations or oscillatory motion is also called simple harmonic motion. So basically the term simple harmonic motion in physics is used to define all forms of oscillations, or you can say all forms of oscillatory motions. मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बना के दिए हुए हैं. मुस्तफा ने पूछा है टैन की भी होगी डिफरेंशिएशन. मुस्तफा मैथ्स में तो ये लोग करते थे टैन की डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें एसएचएम के टॉपिक के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वील जस्ट बी रिक्वायरिंग द आइडिया ऑफ साइन एंड कॉस. तो टैन वैसे मैथ्स में कराया जाता है, लेकिन यहाँ जाहिर है जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑल राइट. तो यार एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो देख लेते हैं. सेक भी नहीं चाहिए होगा रोहेल. So yeah, the first example is a pendulum system. Oscillations हो रही है. सेकेंड वाले के अंदर मैंने स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया है, and the mass is made to oscillate in the vertical plane. So that is also an example of an oscillatory motion, or you can call it as a simple harmonic motion. और थर्ड वाले के अंदर मैंने दो स्प्रिंग्स के साथ एक मास को अटैच किया हुआ है, and the mass is being made to move sideways. So all of these examples, a pendulum system, or a single spring system, or a double spring system, all of these examples can be classified as examples of oscillatory motion, or you can say examples of simple harmonic motion. Now moving on further, जो next चीज आगे डिस्कस करनी है, that is graphical representation for a particle which is performing simple harmonic motion. ठीक है, so imagine a pendulum system is given to you. We will assume that this pendulum will start performing oscillatory motion, and then we will make an attempt to see how would the displacement graph for this particle would look like. तो स्टेप बाय स्टेप ऑसिलेशंस को फॉलो करते जाइएगा. मैं एरोस बना के इंडिकेट कर रहा हूं डायग्राम के ऊपर. तो इमेजिन कि अगर मैं अज्यूम करता हूं दैट फ्रॉम द मीन पोजीशन योर पार्टिकल गोज टू द राइट. ठीक है, दैट्स द वन शोन विद द रेड एरो. So from the mean position, if your particle moves to the extreme right hand side, then that means the displacement graph should start from 0, and the displacement graph should reach its maximum value, as you can see. अब इसके बाद assume करता हूं with the green marker that the particle is going to return back to its mean position. That's the green one. So when the particle returns back to its mean position, its displacement will start to decrease until it becomes 0. So the green portion of the diagram goes with the green portion of the graph. Let's continue further. So let's assume that now the particle goes in the opposite direction until it reaches the other extreme end. The opposite direction में जब वो जा रहा होगा, that's the blue one. तो इसका ये blue वाला portion बन जाएगा. और finally yellow से बना देता हूं कि assuming that the particle is going to return back to the mean position to complete its cycle. तो वो जो yellow वाला portion है where the particle returns back to its mean position, वो आपके इस वाले yellow portion के साथ comprehend कर जाएगा. So if you look at the oscillating pendulum and if you try to construct a displacement time graph
So the red portion goes with the red one, the green goes with the green one, the blue with the blue, and the final portion yellow goes with the yellow one. So I guess आप safely कह सकते हो या for that matter conclude कर सकते हो. Statement देखिएगा क्या लिख रहा हूँ. That displacement for a particle performing simple harmonic motion can be shown as a graph को देख के analyze कर लीजिएगा. You should be okay with the wording that the displacement for a particle performing simple harmonic motion can be displayed in the form of a sine graph. Tasleem, I guess आपने अभी join किया है. So this is a new topic, which is topic 3, under the name of oscillations / simple harmonic motion. So अभी start किया है Tasleem, just before you joined. Proceed कर जाऊं Tasleem? All right. So further आगे move करते हैं यार. तो अब next चीज ये discuss करनी है. Wordings देख लीजिएगा. The graph below shows how displacement x varies with the angle theta. ठीक है, तो आपका ग्राफ गिवन है. The vertical axis is displacement, the horizontal axis is theta. Using the idea of ADMATH, you are asked to obtain, let's see if you can help me out with this. You are asked to obtain a basic equation for this graph. So looking at the shape of the graph, या ADMATH में आप लोग करते भी थे तो शायद आपको याद होगा. If you are asked to expect, if you are asked कि यार आपको ADMATH की terms के अंदर इसकी basic equation suggest करनी है कि क्या बनेगी. So can you realize the displacement x can be represented as follows. Adam ने लिखा हुआ है 3 sin x, so I'll go with that. So x is equal to 3 sin theta, and I'm sure for those of you जिन्होंने ADMATH किया हुआ था, you would also recall कि आप ADMATH में 3 का एक स्पेशल नाम रखते थे, कुछ अगर याद पड़ता हो तो. What was this 3 referred to in ADMATH? मैं भी साथ साथ लिख देता हूँ. So this function of 3 was referred to by the term amplitude. बिल्कुल सही है. ठीक है. Now imagine if I were to change the amplitude, and if I were to denote the amplitude by the symbol of x naught and by the symbol of minus x naught. So I'm sure you would agree कि अगर मैं 3 के बजाय चेंज करके एम्पलीट्यूड को x naught बना दूंगा, तो फिर जो फॉर्मूला आपने बताया था, इस फॉर्मूले के अंदर भी आपके पास एक माइनर चेंज आ जाएगा, and the new formula would probably now be written as follows. X is equal to, t की जगह मैंने x naught लिख दिया. So the equation will be represented as x is equal to x naught sine theta. Now remember that from previous working, we know that omega is equal to theta upon t. So we can say that theta can be replaced by the term omega t. If I ask you to replace theta in the above equation,
रिप्लेसमेंट आप कर दीजिएगा. द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट, वो मैं लिख लेता हूं. द फाइनल रिजल्ट दैट यू विल गेट इफ यू रिप्लेस थीटा would be in this form. X is equal to x naught sine, and if I replace theta by the term wt, तो आपके पास रिजल्ट फिगर आउट करके बन जाएगा x is equal to x naught sine wt, जो आयशा ने मेंशन किया हुआ है. So this result, and let's refer to this result as equation 1. So the result that we are getting as equation 1, उसका स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखा हुआ है. जरा स्टेटमेंट को पहले फॉलो कर लीजिएगा. The above equation represents a function of displacement against time for any particle which performs simple harmonic motion. Okay, so we can say that the result that we have extracted as the first equation, x is equal to x naught sine omega t, we can refer to this as that this equation represents a function of displacement x against time t for any particle which executes simple harmonic motion. मैं सिंबल थोड़े से एक्सप्लेन करता जाऊं कि कौन सा वाला सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो x आपके पास डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, x नॉट हमने टॉप डायग्राम के अंदर x नॉट को रेफर किया था यूजिंग द एडमैथ्स वाला टर्म कि x नॉट आपके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. t का फंक्शन ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा के फंक्शन को हम प्रीवियस टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर pm लिख देता हूं फॉर सर्कुलर मोशन. सो ओमेगा इन द टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन हम इसको रेफर करते थे बाय द टर्म angular velocity. So in this topic of simple harmonic motion, we generally represent omega by a slightly different name, and omega is generally referred to by the term angular frequency. Many times students ask, इसे नाम चेंज करने का क्या फायदा है? So I think इसका एक सिंपल सा रीजन है कि since simple harmonic motion refers to oscillatory motions, तो रिमेंबर ओ लेवल्स के अंदर हम जब भी ऑसिलेशंस की बात करते थे, हम ऑसिलेशंस को टाइम पीरियड के साथ रिलेट करते थे, और टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के साथ ओ लेवल्स में रिलेट करते थे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो टू हाईलाइट दैट फैक्टर, हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, सिंस ऑसिलेशंस आर रिलेटेबल विद टाइम पीरियड एंड सिंस टाइम पीरियड इज फर्दर रिलेटेबल विद फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर वी प्रेफर कि हम एसएचएम के अंदर instead of using the term angular velocity, we prefer to use the term angular frequency. The circular motion के अंदर we used to represent omega by the term angular velocity. SHM के अंदर, since we are dealing with oscillations and the fact that oscillations go with time period and time period is relatable with the term frequency, so consequently omega को इस topic के अंदर we generally refer to that by the term angular frequency. So we have seen the first equation. I've labeled that as the first equation. X is equal to x naught sine omega t. And we have seen कि individual symbols क्या-क्या चीजें signify करते हैं. And we've also realized that the equation labeled as equation 1 is actually a function of displacement x against time for any particle which is executing simple harmonic motion. ठीक है, अब further आगे proceed करते हैं. अब थोड़ा सा differentiation की जरूरत पड़ेगी.
मैंने फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी कर देता हूं. X is equal to x naught sine omega t. Now my question over here is, use differentiation to obtain expression for velocity. So remember, जिन लोगों ने O levels के अंदर differentiation करी हुई थी, so in the topic of kinematics in AdMaths, you were taught कि अगर आप displacement को differentiate करोगे, तो you will get velocity. So अगर मैं function को differentiate करूंगा, in order to get velocity, then this is what I should get. तो ये वो differentiation थी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाई थी. तो अगर आपको याद हो, तो in the beginning of the class we did this working. So velocity का result obtained through differentiation should work out to be as follows. डायरेक्ट लिख देता हूं, x naught w cos wt. So the result which I'm labeling as equation number 2, this is the answer which expresses the velocity function against time for a particle executing simple harmonic motion. तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट था डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरा सेकंड रिजल्ट आ गया विच इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आयशा ने सही लिखा हुआ था. मुस्तफा, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन को पहले तो मुस्तफा मर्जिया, बिफोर आई आंसर यू, मुस्तफा एडमैथ्स आती है? पहले तो मुझे उस चीज का जवाब दे दो. जी ठीक है मुस्तफा, तो पहले मैं तुम्हें वो बता दूं, फिर देन आई विल मूव ऑन टू मर्जिया योर क्वेश्चन. सो मुस्तफा, एडमैथ्स से रिकॉल करो कि if a displacement function is given to you and if you're asked कि आपको velocity का function obtain करना है, तो remember O levels के admaths में करते थे कि displacement को differentiate करेंगे तो you will get velocity. So मुस्तफा, मैं differentiate दोबारा कर देता हूं, तुम follow कर लो. I'll erase the answer और differentiation दोबारा कर रहा हूं, वो तुम follow कर लो. तो I'll copy down x naught as it is. और मुस्तफा, admaths में sin wt की differentiation ये बनती थी, cos wt multiplied by w. तो मुस्तफा यहां तक क्लियर है? पहले तो ये बता दीजिएगा. ठीक है, तो मैंने वो W वाला टर्म जो एंड में लिखा है ना मुस्तफा, उसको वहां से इरेज कर रहा हूं और वो W वाले टर्म के साथ साथ मल्टीप्लाई को भी इरेज कर दिया और उस W वाले टर्म को मैंने बिगनिंग में लिख दिया है. तो ये मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया था विच वाज माय सेकंड रिजल्ट. ठीक है, और रोहिल ने रीजन सही लिखा हुआ है, बिकॉज वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बिल्कुल सही है. अच्छा, देन आई विल मूव ऑन टू व्हाट मर्जिया वाज सेइंग. आर वी सपोज्ड टू नो हाउ इट्स पॉसिबल फॉर अ डिस्प्लेसमेंट टू बिकम वेलोसिटी? ओके, माय सजेशन मर्जिया वुड बी कि अगर आपको एडमैथ्स आती है तो देन आई थिंक यू वुड नेचुरली नो दिस. और बेटा, अगर एडमैथ्स नहीं की हुई है तो आई गेस सिर्फ रिजल्ट लर्न कर लेना, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू नो द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन. सो अगर एडमैथ्स की हुई है देन इट्स रिलेटेबल, तो आप एडमैथ्स की बेसिस पे जज कर लोगे. बट इफ यू हैवंट डन एडमैथ्स तो आई गेस बस फिर रिजल्ट डायरेक्टली लर्न कर लेना, फिर कोई इशू नहीं है कि डिफरेंशिएशन को लर्न वगैरह करने का फिर फायदा नहीं है. A2 मैथ में डिफरेंशिएशन इवेंचुअली आ जाएगी. हाँ, सो यू आर राइट अहमद, तो वो चीज आ जाएगी. हाँ, Marzia, your statement is right. They will never ask you the idea with regards to differentiation because they do expect that most of the students, rather not most, but a few of the students are not very handy with the idea of AdMaths. So they just expect you to learn the result, not the idea behind differentiation. So if you haven't done AdMaths, then that's fine. Just remember the result, beta. Okay, further आगे जाते हैं. So the rest of you can once again apply the idea of differentiation to obtain the expression for acceleration. तो एक और दफा differentiate करना पड़ेगा to get the answer for acceleration. तो मैं लिखता जा रहा हूं. Okay, so I'll copy down x naught omega. Okay, cos की differentiation बन जाएगी minus sin omega t multiplied by omega.
तो पहले मुस्तफा और बाकी लोग जरा डिफरेंशिएशन को देख लीजिएगा, मैंने पूरे स्टेप वाइज लिख दिया है. सो आई हैव कॉपीड डाउन x नॉट ओमेगा एज इट इज. cos wt का रिजल्ट बन जाएगा माइनस sin wt मल्टीप्लाइड बाय w. एंड देन इफ आई गो ऑन टू सिंप्लीफाई, तो मैं ओमेगा को एंड से इरेज कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन की साइन को भी इरेज कर रहा हूं, और ओमेगा के प्रीवियस वाले टर्म के साथ स्क्वायर कर देता हूं. तो यार ये रिजल्ट आपके पास वर्कआउट करके इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी. अंडरलाइन किए हुए रिजल्ट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, स्पेशली द वंस हु डोंट हैव एड मैथ्स. आई गेस वो रिजल्ट्स लर्न कर लीजिएगा. बट फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास एड मैथ्स की बैकग्राउंड नॉलेज है, आई डोंट थिंक दे नीड टू रिमेंबर इट, because they can just differentiate it and arrive at the answer. So the first result, equation 1, is a function of displacement and time. Equation gives us the second result, which is a function of velocity and time. And then further differentiation gives us the answer for acceleration, which is equation number 3. Now moving on further, the next wala statement dekh lena. From equation 1 and from equation 3, we can conclude the following. तो मैं statement लिख देता हूं, आप equation 1 और equation 3 को जरा देख लीजिएगा. फर्स्ट एंड थर्ड वाली इक्वेशन को देखिएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड रिजल्ट. मैं बॉक्स बना रहा हूं, होपफुली आप खुद फॉलो कर लोगे इसको. तो जरा रेड वाले टर्म्स को बेटा रेड वाले टर्म्स के साथ देखकर एक्नॉलेज कर दीजिएगा. इब्राहिम में क्वेश्चन आपके थोड़ा सा देर के बाद आ जाएगा बेटा. तो यार जो मैंने बॉक्स वगैरह बनाया हुआ है ना, जरा फर्स्ट वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन को कोरिलेट करके देख लो. और जो फाइनल आंसर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 4. तो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया है कि मैंने फोर्थ वाली इक्वेशन का रिजल्ट कैसे जनरेट किया है, तो जरा मुझे एक्नॉलेज करके ओके कर दीजिएगा. और हाँ रोहित लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. और इब्राहिम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो आई मूव ऑन टू दैट बेटा. पहले फॉर्मूलाज बेटा करा दूं, फिर इनको अप्लाई कैसे करना है ना, सो आई मूव ऑन टू दैट. सो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को मैंने कंबाइन किया. आई हैव शोन यू द वर्किंग. सो इफ यू कंबाइन द फर्स्ट एंड द थर्ड इक्वेशन, यू विल एंड अप गेटिंग द फोर्थ रिजल्ट. तो वो आपके पास बॉक्स की फॉर्म में आ गया है. सो फर्स्ट 4 रिजल्ट्स आपको याद रखते हैं. एंड विथ रिगार्ड्स टू द फोर्थ रिजल्ट, आगे की वर्डिंग्स भी देख लीजिएगा यार, जो फोर्थ वाले रिजल्ट की बेसिस पे मैंने लिखी हुई है. सो मैं साथ साथ रीड भी कर रहा हूं. सो फॉर एनी पार्टिकल टू परफॉर्म हार्मोनिक मोशन, वी कैन से that it must satisfy the equation a is equal to minus omega square x, where a in this case represents acceleration, x in this case represents displacement, and omega in this case represents the constant referred to by the term angular frequency. Then moving on further, आगे की wordings भी देख लो. For simplicity purposes, we can also say, based on equation 4, तो जरा फोर्थ वाली इक्वेशन को आप देख लीजिएगा और मेरी वर्डिंग्स के साथ साथ फोर्थ वाली इक्वेशन को मैच करके देख लें. So for simplicity purposes, we can also say, based on equation 4,
that a particle performing simple harmonic motion must satisfy the following two conditions. So the first condition is the acceleration a of the particle is directly proportional to its displacement x. Check kar le. Acceleration a of the particle from equation 4 must be directly proportional to its displacement x. तो first statement आ गया. और second वाला statement, acceleration and displacement are both oppositely directed, and the term oppositely directed sounds reasonable because of the placement of the negative sign in the formula. ठीक है, तो equation 4 को आप short form में learn भी कर सकते हो as follows, that a particle performing SHM must satisfy the following two conditions. First point, acceleration a of the particle is directly proportional to its displacement x. Second point, acceleration and displacement are both oppositely directed. The idea of oppositely directed comes in from the minus sign in the formula. अच्छा, मैं टॉप से जरा irrelevant चीजों को जरा मिटाता जाऊं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं. ये टिक्स वगैरह सारे हटा दूं, हाइलाइटर वगैरह भी रिमूव कर दूं, फिर आगे प्रोसीड करता हूं. The results which I've labeled as 1, 2, 3, 4 वो आपको लर्न करने हैं. ठीक है. This is it. So now moving on further. अब जो अगला वाला काम करना है, will integration be required? नहीं इब्राहिम, not in this topic. In fact, nowhere in physics. बस differentiation की भी थोड़ी सी requirement थी, which was only in this topic. और आगे जाकर बहुत आगे जाकर सेकंड टर्म के अंदर एक टॉपिक आएगा, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन चाहिए होगी. बट इवन दैट इंटीग्रेशन विल बी अ पार्ट ऑफ योर ओ लेवल सिलेबस, नथिंग फ्रॉम A2 और AS फॉर दैट मैटर. ओके, सब यार नेक्स्ट वाली वर्किंग ये देख लेते हैं कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम. तो बेटा मैंने इक्वेशंस तो साथ साथ लिखी हुई है, अगर हो सके तो प्लीज इक्वेशंस लर्न भी कर लो. So based on the equation, I guess you would agree that x naught is going to be your amplitude and the shape of the graph is going to be the sine wave. Sorry यार. So अगर आपको ग्राफ की कंपाइलेशन करनी हो, so equation से मेरा ख्याल है आप जस्टिफाई कर लोगे. Once again एड मैथ्स में करते थे. Just a basic graph. Sine का फंक्शन है. This is how the shape of the graph would look like. X naught is going to be the amplitude. मैं डायग्राम पे मार्क कर रहा हूँ. So I think आप इस तरह से लर्न कर सकते हो from the graph that the maximum displacement from the graph works out to be plus minus x naught. इक्वेशन से भी लर्न कर सकते हैं, ग्राफ से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशंस को लर्न करते जाइएगा. ठीक है, सो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना था. सो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का फंक्शन, इट वाज अ साइन फंक्शन, तो मैंने साइन का बेसिक ग्राफ बना दिया. एम्पलीट्यूड को मैंने डायग्राम पे मार्क कर दिया और रेड वाले मार्कर से जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसके अराउंड बॉक्स बना दूं ताकि ये रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा. अच्छा, similarly, if you are asked to construct velocity against time graph, so that's the second equation. The second वाली equation के अंदर से भी I think आप agree करोगे. This function will serve to be the amplitude.
and the shape of the graph is going to be the cosine waveform. बना लेता हूं, तो ये आपका शेप बन जाएगा. Amplitude can be marked on the diagram. And based on the value of the amplitude, maximum velocity from the graph or otherwise can be remembered as follows. ये आपका 6th रिजल्ट है. कोशिश कीजिएगा याद रह जाए रिजल्ट्स. हाँ, मैंने सिर्फ एक एक साइकिल बनाया है. कितनी इक्वेशंस है मुस्तफा इस टॉपिक में? तो ज्यादा है यार. इस टॉपिक में पिछले वाले टॉपिक से तो ज्यादा है. बट मैं बॉक्सेस बनाता जाऊंगा हर एक के साथ. और मुस्तफा बिगनिंग ऑफ ईच क्लास के अंदर मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह कंपाइल कर दूंगा, तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा रिकॉल करने का. ठीक है. और रोहेल ने पूछा था कि मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाया है, तो हाँ, मुझे सिर्फ एक साइकिल की जरूरत थी. आपको आगे कंटिन्यू करना हो तो कर लीजिएगा. ग्राफ मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक सिंगल साइकिल कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब एक्सेलरेशन पर आ जाते हैं यार. तो एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला था. ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है आप जज कर लोगे. तो ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ग्राफ का शेप आपके पास इससे डिटरमिन हो जाएगा. नेगेटिव साइन का ग्राफ तुम लोग बनाते थे ओ लेवल्स में, जरा रिकैप करोगे? माइनस साइन के लिए क्या करते थे ग्राफ के अंदर? फिर मैं कंस्ट्रक्ट कर लूं. सो नेगेटिव साइन का फंक्शन आपको याद होगा, ओ लेवल के एड मैथ्स में बनाते थे. कैसा शेप बनेगा? रिकॉल हो रहा है कुछ? नेगेटिव साइन का फंक्शन इन्वर्टेड ग्राफ बना देता हूं. बिल्कुल सही है. सो साइन का ही शेप बनेगा लेकिन इन्वर्ट कर दूंगा. बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ द माइनस साइन रादर. माइनस को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं. सो इट विल बी अ स्टैंडर्ड साइन फंक्शन. तो शेप साइन वाला होगा लेकिन वो इन्वर्ट हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर फ्लिप हो जाएगा. सो दिस विल बी द शेप फॉर द एक्सेलरेशन फंक्शन. एम्पलीट्यूड आप इक्वेशन से देख के कंपेयर कर ले. मैं लिखता जा रहा हूं. एंड इफ यू गाइस आर ओके विद द एम्पलीट्यूड, तो मैं इसके साथ मेंशन कर दूं. ये बॉक्स वाले प्लीज सारे रिजल्ट्स याद रखिएगा. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ विल बी प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. तो ये 7th रिजल्ट आ गया. सो टॉप वाली स्लाइड पे बेटा 1, 2, 3 और 4 रिजल्ट्स थे. फिर इस वाली स्लाइड के ऊपर आपके पास 5, 6 और 7 है. अच्छा, इन अ वाइल जब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करूंगा ना, तो मैं ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको शो कर दूंगा इन वन को, ताकि आपको याद रखना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए. फर्दर आगे देखते हैं. एक और ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो जरा देख लीजिएगा. तो द नेक्स्ट रिजल्ट इज एक्सेलरेशन का ग्राफ अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. तो इसका ग्राफ देख लेते हैं. तो since I'm plotting acceleration on the y-axis, and I'm plotting displacement on the x-axis, मेरा ख्याल है if you make a fair comparison, तो एक justification तो हो जाती है कि how would the shape of the graph look like. जरा compare करके देख लीजिएगा कि if you plot acceleration on the vertical axis as we are doing, and if you plot displacement on the horizontal axis which we are doing, then on the basis of comparison you would agree you should end up getting. एक बॉक्स बना दूं और फिर स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लूं. इफ यू मेक अ कंपैरिजन यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि जो आयशा ने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो बता देता हूं. मोहित, आपका स्टेटमेंट मैं भी रीड कर देता हूं. सो यू शुड एंड अप गेटिंग दिस रिजल्ट व्हाट आयशा हैज सजेस्टेड. जरा देख लीजिएगा. यू शुड एंड अप गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन
which is passing through the origin, and the line is supposed to have a negative gradient. जरा चेक कर लीजिएगा, straight line passing through the origin, अभी draw कर लेता हूँ, with a negative gradient. And if you make a comparison, so based on the comparison, you would further agree that the gradient corresponds to minus omega square. ठीक है, so a straight line passing through the origin with a negative gradient, where the gradient corresponds to minus omega square. मैं ग्राफ इसका कंस्ट्रक्ट कर लूं, और यार ये वाला शेप आपका बन जाएगा. So straight line passing through the origin with a negative gradient, और साथ में मेंशन कर दूं that the gradient of the graph corresponds to minus omega square. ठीक है. मोहित ने एक स्टेटमेंट लिखा था, will we be required to adjust the period in every question? Yes, whatever the situation is. But usually वो टाइम पीरियड वगैरह की एडजस्टमेंट का काम जो है ना, वो एडमैथ्स में और मैथ्स में ज्यादा पूछते हैं. यहाँ पर ग्राफ्स इतने नहीं पूछते हैं. तो आपको ग्राफ्स जनरली बनाने नहीं पड़ते फिजिक्स के अंदर. कॉन्सिक्वेंटली आपको इतना ज्यादा पीरियड के बारे में वर्किंग नहीं करनी पड़ती. तो एडमैथ्स वगैरह के अंदर जो है ना, वो आप पीरियड वगैरह को अकोमोडेट करते थे और नंबर ऑफ साइकिल्स को वेरी करते थे. तो यहाँ पर यूजुअली आपको सिंगल साइकिल ही बनाने के लिए कहते हैं. देयर इज हार्डली एवर अ सिचुएशन वेयर दे आस्क यू फॉर मोर देन वन साइकिल. तो इसलिए पीरियड की इतनी रेलेवेंस बचती नहीं है, बिकॉज मोस्टली वो दे ओनली आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट वन साइकिल. सो वेरी रेयर ओकेजन्स पे दे आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल साइकिल्स, तो जरूरत इतनी नहीं पड़ती है. एनीवेज, अब फर्दर आगे देखते हैं. सो लेट्स सी कि इस ग्राफ को अप्लाई कैसे करना है. एक एग्जांपल देखिएगा. ओके, एक सेकेंड ना, स्क्रीन आपकी शिफ्ट हो जाए फिर मैं रीड कर लूं. सही है. तो द क्वेश्चन सेज, वर्डिंग्स आप पढ़ लो. फॉर द ग्राफ एंड द वैल्यूज गिवन बिलो. सॉरी, थोड़ा सा जूम इन कर दूं. सो फॉर द ग्राफ एंड द वैल्यूज गिवन बिलो, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. फिर सेकंड पार्ट के अंदर सजेस्ट द न्यू शेप ऑफ द ग्राफ if the frequency of oscillation is halved. Okay, so they've given you a graph. One of the point has been marked on the graph. मैं point को थोड़ा सा highlight कर दूं, आपको नजर भी आ जाएगा. So the question is asking you in the first line कि यार आपको time period figure out करके निकालना है. And then second चीज में suggest the new shape of the graph if the frequency of oscillation were to become half. Working कर लेते हैं. Remember just a while back we agreed that the gradient of this graph corresponds to omega square. तो मैं इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ. So gradient of the graph corresponds to minus omega square. Gradient बेटा आप ग्राफ से कैलकुलेट कर लीजिएगा. You will end up getting this answer as the gradient. है ना, मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है. So use the value to work out the gradient. You will end up getting minus 60. Replace omega by the term 2 pi upon t. सॉल्व आप कर लीजिएगा यहां से, तो आई गेस आपके टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा. So this answer is implying that for this particle whose graph was given to you, the oscillations were occurring with a time period of 0.81 seconds. ठीक है, कैलकुलेशन करके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है. ग्रेडियंट वगैरह की कैलकुलेशन मैंने शो नहीं करी, लेकिन आई थिंक वो आप खुद रिलेट कर लोगे. सेकंड पार्ट के अंदर यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट द न्यू शेप ऑफ द ग्राफ if the frequency of oscillation is halved. तो यार इसकी भी वर्किंग देख लेते हैं. ठीक है, सो न्यू शेप ऑफ द ग्राफ क्या बनेगा, उसकी वर्किंग.
I'll start with the basic formula. A is equal to minus omega square x. I'll replace omega by the term 2 pi upon t. तो मेरा सेकंड स्टेप आ जाएगा. Now we know that since time period can be written as 1 upon frequency, so I'll replace time period with the term frequency. Replacement आप कर लीजिएगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फिर बाद में सिंप्लीफाई कर देता हूं. चेक कर लीजिएगा, ये बन जाएगा. So since time period is equal to 1 upon f, so I've replaced that function. So आपका ये रिजल्ट आ जाएगा. और फाइनली इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स, तो मेरा एंड रिजल्ट ये बनेगा. जो मेरे रेलेवेंट टर्म्स है ना, मैं उनको रेड से लिख रहा हूं. I think इसकी basis पे the question was asking you to suggest the new shape of the graph if the frequency of oscillation is halved. So I guess इसकी basis पे you can make a suggestion. मैं लिख देता हूं कि यार अगर आपकी frequency की value को आप half करोगे based on what the question stated, so because of the square function you would expect कि आपकी acceleration की value, sorry यार इसको side पे कर दो, you would expect कि आपकी acceleration की value should become 1/4. If you are okay with the fact कि frequency के half करने से the value of the acceleration becomes 1/4, so that means कि अगर आपको ग्राफ बनाना हो ना, तो acceleration 1/4 होने का मतलब है कि जो प्रीवियस वाली वैल्यू आपकी 12 थी ना, अगर आप acceleration को 1/4 करोगे तो you should expect कि आपकी acceleration की वैल्यू ड्रॉप डाउन करके 1/4 होने के बाद 3 हो जाएगी. इसका मतलब है आपका प्रीवियस वाला पॉइंट शिफ्ट करके नीचे आ जाएगा. If you want the value of the acceleration to reduce by a factor of 4 times, that is to become 1/4, तो जो 12 वाली वैल्यू है वो आपकी ड्रॉप डाउन करके 3 पर आ जाएगी. मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है. So if you are expected कि आपको न्यू ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं. So if you are expected कि आपको न्यू ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो यहां बना के दिखा देता हूं इसी लाइट कलर से. तो काइंड ऑफ इस तरह का बन जाएगा. मैंने पॉइंट को जरा मार्क कर दिया है डार्क करके ताकि आपको नजर आ जाए. So based on the graph you would agree that in terms of statement we can say the gradient of the new graph becomes 1/4. Okay, so it is still a straight line passing through the origin, but the graph is now becomes 4 times less steeper as compared to the previous one. और I think वो statement मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी था 1/4. ये erase कर देता हूँ. Okay, अब हमने 7 formulas कर लिए हैं. So let me just shift the slide. 5 minutes का break ले लूँ, फिर इसके बाद continue करूँगा. मैं जरा स्लाइड शिफ्ट कर दूं ताकि एटलीस्ट आप सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लो मीनवाइल. तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लैंडस्केप में रख दिया है. ठीक है, जब तक मैं आता हूँ तो जरा प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हमने वर्कआउट किए थे ना फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड वो आपको याद हो जाए. मैं लेबलिंग कर दूंगा. द फर्स्ट रिजल्ट वाज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. द सेकंड रिजल्ट वाज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम. द थर्ड वाज द रिजल्ट फॉर एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम. होपफुली देखते रहोगे तो याद हो ही जाएगा.
फिर फोर्थ वाला रिजल्ट, द जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम। इसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट, ये हमने ग्राफ से जनरेट किया था। लाइकवाइज मैक्सिमम वेलोसिटी का रिजल्ट, ऑल्सो वर्कड आउट फ्रॉम द ग्राफ, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिजल्ट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो जरा ट्राई कीजिएगा कि अगर ये सारे रिजल्ट्स याद हो जाएं तो जरा कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं 5 मिनट्स में आता हूँ। रोहिल, तुम्हारे स्टेटमेंट का आंसर दे जाऊं। तुमने लिखा है सर आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं समझा नहीं, एस से किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट को, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं वैसे क्योंकि आप एडमैथ्स में करते थे। लेकिन इस टॉपिक के अंदर यूजुअली सीआई के अंदर वो एस के बजाय एक्स का सिंबल यूज करते हैं। तो वैसे आप कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, लेकिन यूजुअली एग्जाम्स के अंदर वो एक्स का ही सिंबल यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा यार आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो गिव मी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तब तक हो सके तो मैंने इसको लैंडस्केप में रखा हुआ है ताकि रिजल्ट जरा बड़े बड़े नजर आ जाए, तो होपफुली आप याद भी रख लेंगे मीनवाइल, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन ना करना पड़े। ठीक है, आता हूँ, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ।
ऑल राइट यार, सब आगे की वर्किंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये रिजल्ट्स आपको याद हैं, ताकि मुझे अब बार बार इसको शिफ्ट ना करना पड़े। सो ऑल राइट, आगे की वर्किंग अब देख लीजिएगा यार। चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा रिजल्ट, मैं दोबारा से स्क्रॉल बैक कर जाऊंगा। सो नाउ द नेक्स्ट वर्किंग इज expression slash formula relating the velocity of a particle performing SHM with its displacement. Okay, so a formula using which we can interconnect the velocity of the particle with its displacement. Now, the first thing to recognize is कि यार इस formula की derivation is not required. तो मैं mention भी कर देता हूँ। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ लर्न करना है, और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, उसके सिंबल्स आपको आइडेंटिफाई करके दे दूं, और फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं एज टू हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसके सिंबल्स भी मैं साथ साथ आइडेंटिफाई कर दूं, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सो टेक्निकली स्पीकिंग हमने 7 फॉर्मूलाज प्रीवियसली किए थे ऑन द प्रीवियस स्लाइड। सो दिस वर्क्स आउट टू बी द 8th रिजल्ट। मैं लेबलिंग अकॉर्डिंगली कर रहा हूं, तो 7 results from the previous slide, this being the 8th one. इसके अंदर यार कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है ना, उसकी एक सजेशन देता जाऊं। सो वंस अगेन, ओमेगा रिप्रेजेंट्स the angular frequency, x naught represents the amplitude of the particle, x represents the displacement of the particle at any given instant, and v represents the velocity of the particle at that instant. So let me explain the terms. ठीक है, so ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्स नॉट आपका एम्पलीट्यूड हो गया। सिंबल्स आप जरा याद रखिएगा, फिर मैं डायग्राम बना के आपको इंडिविजुअल सिंबल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स इज displacement covered by the particle at any given instant, and v is the velocity of the particle at that particular instant. So let's suppose I'll leave the formula in front and I'll use the remaining space for the working. So suppose करें यार कि अगर आपको एक situation ये given है in which a pendulum is given, तो यार ये आपके पेंडुलम की मीन पोजीशन है। मैं कोशिश करके थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि ये सारे के सारे सिंबल्स आ जाएं। Now one information that is provided to you is that the time period of this pendulum's oscillation, let's suppose, is given to you as 2 seconds. ठीक है, तो टाइम पीरियड आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, सेकंड चीज ये गिवन है
कि the amplitude of this oscillation x naught is let's suppose 6 centimeters. तो फिजिकली 6 सेंटीमीटर्स का ये मतलब है कि ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, दिस बीइंग द एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट x नॉट इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि ये मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा x नॉट एम्पलीट्यूड, दैट इज गिवन टू यू एज 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये मीन पोजीशन से it covers a maximum of 6 centimeters to reach its extreme position, that is the amplitude. ठीक है, दो चीजें हो गई. Now let's suppose at any given moment the particle's position is shown with the red marker. तो रेड वाली पोजीशन पर आपका पार्टिकल प्रेजेंट है at this moment. Its displacement at this moment is given as 1 centimeter. And the question is asking you कि आपको फिगर आउट करके बताना है कि इस मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी. So you know, in a question like this where the amplitude is given to you, अगर आपको दूसरी साइड पे भी डायग्राम कंप्लीट करना है ना, ऑल्दो मेरे लिए रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आप अग्री तो करेंगे कि दूसरी साइड का भी सिमिलर स्टांस बनेगा. तो इन केस इफ यू वांट टू कंप्लीट इट, इट्स अप टू यू, तो आप पूरा बना लीजिएगा. बट मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं था, हेंस मैंने ड्रॉ नहीं किया था, अब बना दिया है. ठीक है, सो द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन टू यू, द टाइम पीरियड इज प्रोवाइडेड, द एम्पलीट्यूड इज गिवन टू यू. The question says that you are supposed to calculate the velocity at one moment, and at that particular moment, the displacement of the particle is given to you as 1 centimeter. So basically the question is, calculate the velocity of the particle at the instant when its displacement is 1 centimeter. तो फिर यार इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर वो जो फॉर्मूला आपके पास टॉप पे लिखा हुआ था ना, आप उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो. कैसे करना है, लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन और फिर यूज करके देख लेते हैं. ओके, सो इफ आई अप्लाई द रिजल्ट, देखिएगा ये बनना चाहिए. ओमेगा कैन बी रिप्लेस बाय द टर्म 2 पाई अपॉन टी. ठीक है, टाइम पीरियड इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 सेकंड, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं. ओके, अंडर रूट के अंदर द एम्पलीट्यूड इज गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर्स. आई एम अंडरलाइनिंग द एम्पलीट्यूड राइट नाउ, so that should be 0.06. कन्वर्ट कर लीजिएगा याद से, minus, and the displacement is also given to you from the diagram, which is 1 centimeter, so 0.01 square. सॉर्ट आउट आप कर लीजिएगा, आपको वेलोसिटी का रिजल्ट वर्कआउट करके मिल जाएगा. मुझे वैसे आइडिया नहीं है आंसर कितना बनेगा. यार रोहिल ने लिखा है सर एंगल ऊपर वाला, मैं समझा नहीं. एंगल की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर, है ना, बिकॉज फॉर्मूला इज जस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द एम्पलीट्यूड x नॉट एंड द डिस्प्लेसमेंट x. तो वो तो दोनों चीजें हमारे पास वैसे ही थी, तो मैंने डायरेक्टली प्लग इन कर दिया. रोहिल यार अगर चांस मिले तो मुझे आंसर भी निकाल के दे दो, और आई एम श्योर आप अग्री करोगे प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है ना, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं. सो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग अ प्लस एंड अ माइनस. जरा आंसर आ जाए, फिर मैं प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस को यहाँ पर लिख भी दूं. आंसर आ जाए तो जरा मुझे बता दीजिएगा. प्लस माइनस इंडिकेट्स
that the oscillating particle, sorry, plus minus indicates that the oscillating particle will cross each point twice during one complete cycle. In opposite directions. ठीक है, so plus or minus, okay, 0.19 आ जाएगा. Thank you यार. Since मैंने convert कर दिया था, so the answer will be in meters per second. So plus and minus are implying basically that the particle is going to cross each point twice during one complete cycle. So in opposite directions. Consequently, the placement of plus and minus. Now, moving on further, जो अगली चीज explain करनी है. Again, formulas चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा, मैं scroll up कर जाऊंगा. So the next working is how to compare displacement, velocity, and acceleration at different points in an oscillatory motion. Okay, let me just underline this term. Okay, so how can we compare displacement, velocity, and acceleration at different points in an oscillatory motion? So imagine if I were to once again take the example of the oscillatory motion as a swinging pendulum. I'm labeling the mean position as A, and I'm labeling the two extreme positions, one as B and the other as C. B on one side, C on the other side. Okay, so we are trying to make a comparison कि किस point पे displacement कितनी होगी, किस point पे velocity कितनी होगी, acceleration कितनी होगी, and so on and so forth. तो मैं statement लिखता जा रहा हूँ. आपको अगर चाहिए हो तो okay, Aisha, sir, can you scroll up for a second, please? My electricity went. Okay, सही है. So Aisha, I'll just Aisha, मैं थोड़ा zoom out कर रहा हूँ. So because I don't quite know कि आपने कहाँ से miss किया हुआ है. Maybe this would do. So once you're done, Aisha, just let me know. Okay, चलो ठीक है, हो गया, सही है. बस यार अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं क्यों मेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है. नजर ना लग जाए. लेकिन काफी दिनों से, अभी जो 5 दिन के लिए गई थी ना, बस दैट वाज इट. उसके बाद से अब इलेक्ट्रिसिटी ने मे बी शायद उन्होंने 5 दिन फेज 6 की बंद कर दी थी, तो शायद इसलिए के इलेक्ट्रिक वाले शर्मिंदा हुए हुए, वरना बिल्कुल नहीं जा रही है. 24/7 हर वक्त मौजूद है, राइट थ्रू संडे. लास्ट संडे को गई थी, आई थिंक 6th डे है, 1 मिनट के लिए भी नहीं गई है. आई जस्ट होप कैसी होगी. ओके, आई थिंक उमर ने अभी ज्वाइन किया है, बिकॉज उमर इज सेइंग दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ न्यू टॉपिक, राइट? हाँ, सो वेलकम उमर. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. हाँ, आई डिड रियलाइज कि तुमने अभी ज्वाइन किया है, बिकॉज तुम्हारा नाम मेरी स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट्स में नहीं आ रहा था. तो कहाँ चले गए थे उमर भाई? क्लास तो अभी बस खत्म होने वाली है. इतनी देर से क्यों आए? खैरियत?
यू आर आउटसाइड, आउटसाइड एज इन क्या चिल पार्टी कर रहे हो, मजे कर रहे हो हैं तुम? नो अच्छा ठीक है, तो तुम डेटा यूज कर रहे हो सेल फोन का टू अटेंड द क्लास, ओके सही। Alright, so as I was saying, yaar, how can we compare the displacement, the velocity, and the acceleration at different points in an oscillatory motion? Okay, so पहले यार मैं A वाले point की बात कर लेते हैं, where A is the mean position. मैं statements लिख देता हूँ, कोई value अगर आपको मुझे recap करवानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन को शिफ्ट करके प्रीवियस वाली स्लाइड पे चले जाऊंगा वैल्यू को कंफर्म करने के लिए, और अगर आपको याद हो तो फिर मेरे लिए जरा आसान हो जाएगा, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, आई स्क्रॉल बैक। सो मेन पोजीशन के लिए पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट हैज टू बी जीरो, जाहिर है बिकॉज मेन पोजीशन है। सेकंड पॉइंट, एट mean position speed is going to be, और velocity is going to be, जो भी वर्डिंग आपको सही लगती है, मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी नोट कीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा हुआ था आंसर, शायद आपको याद भी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी ये था। ठीक है, इन केस इफ यू वांट तो मैं प्रीवियस वाली स्लाइड पे चला जाता हूँ, अदरवाइज इफ यू गाइस आर ओके विद दिस स्टेटमेंट मैं शो कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। सही, तो आपको नजर आ जाएगा, तो आई वाज होपिंग कि आपको वैसे भी याद होगा ताकि मुझे बार बार बैक एंड फोर्थ ना मूव करना पड़े, बट नॉनदलेस मैंने मूव कर दिया है। ठीक है, सो कमिंग बैक, at A, which is the mean position, displacement is zero. At the mean position, the speed slash velocity will be maximum. So that's the result. Or third wala statement. Since in simple harmonic motion, acceleration is directly proportional to displacement. Therefore, if displacement is zero, then acceleration is also zero. ठीक है, सो जरा पॉइंटर्स प्लीज देख लीजिएगा जो ए वाले पॉइंट के लिए मैंने लिखे हुए हैं, तीनों पॉइंट्स। फिर बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूं, इतना काफी है। सो नाउ फॉर पॉइंट बी और सी, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। सही, तो अगर चाहिए होगा तो इसके लिए भी स्क्रॉल बैक कर दूंगा, और अगर याद हो तो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये रिजल्ट आपको याद होगा, प्रीवियस वाली स्लाइड पे लिखा हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉलो कर लीजिएगा, will come to rest for an instant, so velocity is going to be zero. सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, और फिर फाइनली थर्ड वाला पॉइंट, since acceleration
is directly proportional to displacement. Therefore, if displacement is maximum, then acceleration also maximum. That is, मैं maximum acceleration का आंसर लिख लूं. रोल बैक करके कंफर्म भी कर देता हूं. तो पहले जरा आंसर देख लीजिएगा. तो मैंने ए मैक्स का आंसर जो लिखा हुआ है ना प्रीवियस वाली स्क्रीन के साथ, इसको शो भी कर देता हूं. सो इफ यू आर ओके विद द आंसर, लेट मी जस्ट क्विकली शिफ्ट बैक. I'll underline it. ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपका कंफर्म हो जाएगा. मुस्तफा ने पूछा हुआ है, सर इफ द वेलोसिटी इज 0, then how could the acceleration be maximum? मैं इसी स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूं. बाद में लेकिन मिटा दूंगा बिकॉज ये मेरे काम की चीज नहीं है. सो मुस्तफा इमेजिन करो, इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए. Which feature of this graph, Mustafa, gives you acceleration? जी मुस्तफा, which feature of this velocity time graph gives you acceleration? Would you agree if I say, Mustafa, that the gradient of this graph gives you acceleration? So, are you okay with my statement that the gradient, all right? तो जरा गौर से देखो मुस्तफा भाई. At the red point, how much is the velocity? How much is the velocity? 0. Is the gradient also 0? Ji Mustafa, is the gradient also 0? No. So aren't you yourself agreeing that it is possible for the particle to have 0 velocity and still have acceleration? So Mustafa, अगर खुश हो explanation के साथ तो जरा ओके शोके कर दो ताकि मैं वर्किंग के साथ आगे मूव कर जाऊं. हुसैन, आपका स्टेटमेंट सही है. ठीक है. So it's possible, Mustafa, for the velocity to be 0 and yet the gradient is non-zero, which means it is possible for the particle to have acceleration even though its velocity is 0. ठीक है यार, आगे प्रोसीड कर रहा हूं. इसको तो इरेज कर दूं, ये मेरे रेलेवेंस का काम नहीं था. अब यार एक फाइनल चीज बिफोर आई कंक्लूड, वो ये वाली वर्किंग है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था. सो उसी के लिए एक ये काम बच गया है. ग्राफ फॉर velocity against displacement. ठीक है, तो मैं वर्टिकल वाले एक्सिस को मार्क कर देता हूं एज वेलोसिटी. जरा नीचे करके बना रहा हूं, जो शायद थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए हो तो. द वर्टिकल एक्सिस इज वेलोसिटी, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड. The horizontal axis is displacement, that is meters.
So how would a graph of velocity against displacement look like? उसका shape बना रहा हूँ. So let me first of all draw the oscillatory motion of a pendulum. आप मुझे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके बताते जाइएगा. मैं वो वाले पॉइंट्स को डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर लूंगा. Okay. Let's start with point number 1. So point 1 के लिए you would agree my displacement will be maximum and my velocity is going to be 0. तो जो 1 वाला पॉइंट है ना, उसमें मेरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और वेलोसिटी 0 है. तो मैं रेड वाला जो पॉइंट है ना 1, उसको डायग्राम पे मार्क कर रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एंड द वेलोसिटी इज 0, सो द रेड गोज विद द रेड. ये मेरा एक पॉइंट हो गया. अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट को शो करता हूं विद द ग्रीन मार्कर या विद द ब्लू मार्कर. लेट्स से ब्लू से शो कर देता हूं. तो नाउ आई विल गो फॉर पॉइंट नंबर 2. तो डायग्राम पर से देख लीजिएगा मैं सेकंड वाले पॉइंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं. अगेन डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So minus x naught करके लिखता हूं. And once again velocity is going to be 0 because it's the extreme position. जो blue वाला point है उसको भी diagram पे show कर देता हूं. Displacement is again maximum but in the opposite direction. So minus x naught and the velocity is 0. तो ये blue वाला point मेरे blue के साथ correlate हो गया. ठीक है, 2 points हो गए. बीच वाले point क्यों नहीं consider कर रहे? कर देते हैं अभी यार. अहमद भाई बीच वाले point पर ही आने वाला था और तुम्हारा स्टेटमेंट आ गया. सो बीच वाले पॉइंट पर भी आ जाते हैं. इसको 3 कर देते हैं यार, तुम्हारा भी शौक पूरा करेंगे. दिल बड़ा रखो. अच्छा जी, और इनसे कर लेते हैं. तो यार जो अहमद कह रहा था ना उसको यूज कर लेते हैं. ये 3 कर देते हैं, बीच वाला पॉइंट. सो अहमद बीच वाले पॉइंट पे आप अग्री करोगे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी क्योंकि मेन पोजीशन है. और बीच वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जो रोहेल ने लिखा है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मुझे दोबारा से स्लाइड्स को नहीं घुमाना. अब आई एम होपिंग कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर याद हो चुका होगा. एक था प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा. ये जो ऑरेंज वाला आंसर है इसको जो तुम कह रहे थे अहमद, अब मैं इंक्लूड कर लेता हूं. सो डायग्राम पे देख लीजिएगा. तो एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है तो वेलोसिटी का आंसर इज गोइंग टू बी, द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, स्केच कर रहा हूं. So when x is 0, the velocity of the particle is either positive x naught omega, जो मैंने पॉइंट बना दिया, or it is negative x naught omega, which I'm about to construct. So सेंटर वाला पॉइंट भी आ गया. ऑरेंज गोज विथ ऑरेंज, रेड गोज विथ रेड, ब्लू गोज विथ ब्लू. नाउ आई हैव क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स जिसके साथ मैं ग्राफ की कंपाइलेशन कर सकता हूं. So if I go for the construction of the graph, this is how the graph should look like. ठीक है, काइंड ऑफ इलिप्टिकल बन जाएगा या ओवल बन जाएगा, जो भी वर्डिंग आपको सही लगे. तो बीच वाला पॉइंट भी मुझे कंसिडर करना था जो मैंने इवेंचुअली पॉइंट नंबर 3 बना के कंसिडर कर लिया और उसकी बेसिस के ऊपर हमने ग्राफ की कंपाइलेशन कर ली है. नाउ इफ आई वर टू आस्क यू फॉर द सेम क्वेश्चन बिफोर आई कंक्लूड, कि व्हाट इफ यू वर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ नॉट वेलोसिटी but rather velocity के बजाय imagine if you are asked to construct a graph of speed. speed को ऐसे लिख देता हूं, against displacement. So I'm sure you would agree speed is a scalar quantity. So unlike vector, if speed is a scalar quantity then it can't go into negative.
विच मीन्स कि अगर आपको स्पीड का ग्राफ बनाना हो तो शायद थोड़ा सा काम आपका कम हो जाए और फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर आप टॉप वाले ग्राफ को देख रहे हैं तो आई थिंक आप अग्री करेंगे कि आपका जो नया ग्राफ बनना चाहिए है स्पीड के लिए। नेगेटिव पोर्शन खत्म हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम। तो स्पीड के लिए ये रिजल्ट हो जाएगा। मैथ्स की टर्म्स में अगर आपको कहना हो ना तो मॉड्यूलस हो जाएगा। बस मुस्तफा एक ग्राफ और कर दूं फिर ओवर करता हूं मुस्तफा, ताकि ये कंप्लीट हो जाए यहां तक का काम। तो बस जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स मोर। और यार अगर ये हो कि आपको ग्राफ बनाना है दिस टाइम ऑफ स्पीड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट की वर्डिंग को चेंज करके डिस्टेंस कर देता हूं और सिंबल को चेंज करके डी कर देता हूं। तो अब अगर स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस के अगेंस्ट होगा तो ये ग्राफ और भी रिड्यूस हो जाएगा। सो यू वुड नाउ एक्सपेक्ट that the final shape of the graph should be just constructed in the first quadrant, which means के बस इतना पोर्शन बन जाएगा। The points will remain the same, but the graph will get reduced. तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यार हम लोगों ने 8 इक्वेशंस करी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उन सारी की सारी इक्वेशंस के ग्राफ्स भी कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। ठीक है, सो सबसे आखिरी ग्राफ वाज वेलोसिटी का, फिर वेलोसिटी को चेंज करके स्पीड कर दिया, और फिर आखिर में डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज करके डिस्टेंस कर दिया। तीनों ग्राफ्स को मैंने सेपरेट अलग अलग बना दिए हैं। होपफुली इश्बा आई शुड बी एबल टू गेट थ्रू विद द एसेंशियल पोर्शन इन 3 क्लासेस। होपफुली 3 में हो जाएगा। दिस शुड बी द हार्डेस्ट टॉपिक। नहीं मुस्तफा, अभी जिंदगी में और मराहिल बाकी हैं। ऑलराइट गाइस, सो कंक्लूड कर रहा हूं। सो